चलिए तो स्टार्ट करते हैं ना। यह क्लास कक्षा 10 के लिए है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो जरूर पूछे जाते हैं, उसको हम कुछ तरीके अपनाते हैं, मतलब कि वो कन्फर्म है कि वो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसे करते हैं तो परिमेय और अपरिमेय संख्या से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम देख लेते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ना कहने का मतलब क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, ये तो बता दी गए हैं, ठीक है ना। ये तो बता दिया गया है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में बदल सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है ना, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। या तो जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और p/q क्या होनी चाहिए, कोई भी पूर्णांक होने चाहिए, और जिसमें क्या है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें ये कैसे क्वेश्चंस पूछ देता है कि चलिए ठीक है, मेरे पास क्या है, मैंने कुछ नंबर्स लिखे, अगर मैंने कहा ये 5 है, बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो है, ये 5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि बटा में 1 है, ठीक है ना, p/q के रूप का है। 0 पूछ दिया गया क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 बटा के 1 लिख सकते हैं, ठीक। इसी में अगर मान लिया कि अगर दे दिया 0.25 दे दिया, तो बताओ क्या ये परिमेय संख्या है, तो फिलहाल में तो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या कर सकते हैं, मैं 100 से गुणा ऊपर कर दूं और 100 से नीचे कर दूं, तो कितना हो जाएगा 25 बटा के 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटा के 4, यानी कि सरलतम रूप में कर दिया, ये परिमेय संख्या के रूप में बदल गया। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, जब भी पूछेगा तो कैसे क्वेश्चंस पूछेगा देख लेते हैं उसको, कि परिमेय संख्या होती कैसी है, मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछता है। उसमें ये पूछेगा कि अगर मेरे पास 0.2 है, इस पर बार है, ठीक है ना, ये क्या है मेरे पास 0.2 पे क्या है, बार है। अब इसको पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसका मतलब यह है कि 0.222 ऐसे करते हुए नंबर्स चले चले जा रहे हैं, तो बताओ कि ये जो क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यह एक परिमेय संख्या है, हमने पहली क्लास में बताया था, यानी कि रियल नंबर का जो नंबर सिस्टम का पहला क्लास था उसमें हमने बताया हुआ था, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो p/q के रूप में नहीं है। हाँ नहीं है, तो आप बताओ जब p/q के रूप में है या नहीं है, तो कैसे हो सकता है परिमेय संख्या। तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिखने दो तो कितनी बार हमें कितना से ऊपर गुणा करूंगा, कितना नीचे से गुणा करूंगा कि हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। माना 0.2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो क्या है 0.2 एक परिमेय संख्या है, और वो परिमेय संख्या को मैं x मान लेता हूं, 0.2 पे बार रख लेता हूं, ठीक है ना, और मैं इसको क्या करूंगा, समीकरण नंबर 1 मान लूंगा, ठीक है ना। अगर मैंने ऐसे मान लिया, तो अब क्या करना होता है कि समीकरण 2 बनाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे देखेंगे लास्ट में इसके। देखो यहाँ पर बार है, तो कर लेते हैं हम इसमें 10 से गुणा कर लेते हैं दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10.2 पे बार आ गया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 तो बहुत बार है, 1 2 इधर आ गया, और बार तो लगा ही है, इनफाइनाइट बार है, चलता चला जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है ना।
मैं अभी टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं और आसानी से। आप समीकरण ऐसे लिखते हैं, हम समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, जब इसमें से घटाएंगे तो 10x माइनस x बराबर 2.2 पे बार माइनस 0.2 पे बार। तो 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बराबर, अब देखो 2.2 पे बार है, यहाँ पर 0.2 पे बार घटा देंगे। अब देखो ये सेम चीज में से सेम चीज जाएगा तो 0 कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है ना। तब जब ये 2 बच गया तो क्या बच गया, इसमें से इसको घटाने के बाद कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 लिख दिया। अब x में 9 का गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग, तो 2/9। अब हमने क्या हो गया, एक्चुअली में जो ये परिमेय संख्या थी वो क्या थी, 2/9 थी। अगर आप इसमें 2 में फिर से 9 से भाग देना चाहेंगे तो यही चीज हमको फिर वापस मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब हमने क्या कर लिया, इसको परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से कोई भी संख्या होगी उसको मान लेंगे x और उसमें गुणा करके कुछ का देखेंगे कैसे गुणा करेंगे। जैसे मान जाए कि यहाँ पर इस प्रकार से अगर कभी दे दिया ऐसे 5.2 और 2 3 दे दिया, यानी कि 2 नंबर पर बार दे दिया। अब हमने तो मान लिया कि चलो ठीक है, मान लिया x बराबर कितना है 5.2 फिर 2 3 पर बार है, यानी इसका करने मतलब 5.2 फिर 23 23 23 ऐसे 23 23 23 ऐसे आता ही चला जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, तो हमने मान लिया कि यह भी क्या एक परिमेय संख्या है, और मान लिया क्या परिमेय संख्या तो यह है, ठीक। तो x के बराबर मान लिया और एक समीकरण मान लिया इसको, ठीक। पहला काम होता है कि हम ऐसा एक समीकरण बनाते हैं जहां से बार स्टार्ट होता है, जस्ट उसके बगल में हमको दशमलव लेकर जाना होता है, ठीक। जब दशमलव को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाते हैं तो हम गुणा करते हैं, और राइट से जब लेफ्ट में लेकर आते हैं तो भाग करते हैं। तो जितने अंक लेके जाएंगे उतना ही एक पर 0 होता है, यानी कि उतना ही मतलब 10 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कहने का मतलब एक अंक के बाद लेके जाना है दशमलव। सबसे पहला काम, फिर से सुनना इसको, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ही प्रॉब्लम होता है। कोई भी अगर दे दे तो पहला एक ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें दशमलव कहां पर हो, कि जहां से बार स्टार्ट होता है। अब दशमलव को हमको यहां पर भेजना है, तो हम क्या करूंगा कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दूंगा। क्यों दोनों पक्षों में करूंगा, क्योंकि x बराबर इतना है, अगर इसमें दशमलव यहाँ पर लेके जाते हो तो x का मान वही आ जाएगा, यानी कि नंबर तो बदल गए, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक काम करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है ना। अगर 5 बराबर 5 है तो दोनों में 2 जोड़ोगे तो दोनों 7 बराबर 7 होगा, ठीक है ना। इक्वलिटी सब में रहेगी, बराबर रहेगी। या तो हम दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, बराबर का साइन बराबर रहता है, ठीक है ना। कोई चेंजेस उसमें नहीं हो पाते हैं। तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ हो जाएगा तो 52.23 पे बार। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक। एक काम हो गया, सबसे पहला काम ये हो गया। अब इसके बाद एक काम और होता है, क्या होता है कि दशमलव जहां पर खत्म होता है, मतलब दशमलव नहीं, बार जहां पर खत्म होता है 1 वहां पर लेकर जाना होता है। तो ऐसा समीकरण होना चाहिए। तो बार एक कहाँ यहाँ पर है, बार यहाँ से स्टार्ट था, अब हमको दशमलव कहाँ लेके जाना है, यहाँ पर लेके जाना। जैसे इस वाले में देखो कि दशमलव में कहाँ लेकर आया था, जहां पर खत्म हो गया था, तो इस वाले समीकरण में लेकर गया तो 2 इधर आ गया, वो चीज वापस आ गई। ऐसा ही इसमें भी करना है, दशमलव को उठा कहाँ लेके जाना है, यहाँ पर लेके जाना था। 2 अंक है यानी कि 100 का दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ जाएगा। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो 10 में 100 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 1000 x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5 2 2 3, यानी कि 5223 फिर 23 पे बार। ये समीकरण नंबर 3 बन गया, फाइनली हमारा हो गया, सिंपल सा। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे, यानी कि समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, घटाएंगे नहीं तो बार जाएगा नहीं, जब बार जाइबा नहीं करेगा। मेन चीज क्या है कि हमको बार वाले को, जो दशमलव के दर वाले को, उसको गायब करना है। देख सकते हैं अगर इसमें ये है, इसमें ये घटवा नहीं करेगा, डिसबैलेंसिंग हो जाएगा। इस वाले में क्या हो रहा है कि घट जाएगा, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा,
कि 1000x माइनस 10x बराबर 5223.23 पे बार माइनस 52.23 पे बार। ठीक, 1000 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 990x बराबर, जब इसमें से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा कि 5223.23 पे बार बटा के 52.23 पे बार माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 12 में से 5 जाएगा 7 और 1 5, इतना बचा, यानी कि 5 1 7 1। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा 51 71 990। ठीक, 7 1 8 1 9 5 14, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया, ये p बाई क्यू के रूप में बदल गया, यानी कि ये परिमेय संख्या रूप में आ गया। कैसे हो गया भैया, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही ध्यान देना होता है कि दशमलव कहाँ पर लेके जाना है। पहला समीकरण ऐसा हो जहां से बार स्टार्ट हुआ वहां पर दशमलव लेके जाना है, एक समीकरण ऐसा हो जहां पर बार खत्म होता है वहां पर दशमलव लेके जाना है। तो जो दूसरा का स्टेप आता है ये वाला, इसमें से हम इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको परिमेय संख्या मिल जाती है। ठीक है ना, बस सिंपल, कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे ही हल कर लेंगे। ठीक है ना, अगर कहीं पर किसी को शॉर्टकट तरीके से अगर बताना हुआ तो आप कैसे बता सकते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड ये है कि देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम इसी को करना चाहें तो शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मेरे पास क्या है 0.2 पे बार है। ठीक, 0.2 पे बार है, तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसको। तो सिंपल सा आप ऐसे पाई खींचेंगे। ठीक, आप नीचे क्या लिखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है, बस ये देखना है आपको कि जितना अंक है जिस पर बार है, एक अंक पर बार है तो आप एक 9 लिखेंगे, उस बार और दशमलव के बीच में कितने अंक है, एक को अंक नहीं है तो उसे ही छोड़ देंगे। अब पूरा नंबर अगर काउंट करें तो कितना है 2, और जिस पर बार नहीं है उसको घटा देते हैं, तो पूरा मतलब दशमलव को छोड़ दो, बार को छोड़ दो, तो नंबर कितनी है 2 है। अब 2 में से आप क्या कर देंगे 0 घटाओगे, क्योंकि उसको छोड़कर बचा तो क्या है 0 ही है, तो 2 में से 0 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2। देख लो परिमेय संख्या के रूप में बदल गया 2/9। इसी प्रकार से इस वाले को अगर हम देखें तो मेरे पास क्या है 5.223 पे, मतलब इस पर बार है, तो पूरा नंबर देखो क्या, अब देखो अब क्या करना, बटा करना है, कितने अंक पर बार है 2 अंक पर बार है, तो 2 × 9। अब उस बार जहां से स्टार्ट होता है दशमलव के बीच में कितने अंक है, एक अंक है, तो उतने 0 लगा देते हैं। ठीक, अब पूरा नंबर कितना है 52 23 है, उसमें से जिस पर बार नहीं होता उसको घटा देते हैं, तो 52 23 में से हम 52 घटा देंगे, 3 में से 2 1, 11 में से यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा 7 1 5 1, यानी कितना आ गया 51 71। ये भी देखो कितना फाइनल आसान हो गया। ठीक, मेरे पास क्या रहा, ऐसे बोल दिया कि चलो ठीक है 2 3 पे बार है, इसको कन्वर्ट करके बताओ, तो इसको कितने आसान से कर सकते हैं। टोटल कितना है आप देख सकते हैं कि बार कै पर है, 1 पर है। ठीक है ना, अंक एक भी नहीं है तो 0 लगाएंगे नहीं, तो टोटल क्या है 23, और 23 में से कितना घटाना हमको 2, तो कितना आ जाएगा 21, तो 3 तरीके 9 और 3 7 21 और 3 तरीके 9, तो कितना आ गया 7/3, कन्वर्ट हो गया आसानी से। ठीक, लेकिन जब परीक्षा में हम हल करेंगे तो हम मान लेंगे कि यह परिमेय संख्या है और इस प्रकार से आप प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चंस बताए, इस प्रकार से आप कोई भी बार वाली अगर संख्या होगी तो उसको हम परिमेय संख्या में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मेरे पास क्या, अगर ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जैसे मान लिया कि कभी कभी पूछ देता है कि इसको बताइए तो 2.9 पे बार, इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि ये जो है वो लगभग एकदम 3 के बराबर ही है। ठीक है ना, अब इसको अगर हम चेंज करूंगा तो कहोगे कि गजब आंसर आ गया, यानी कि ये 2.9999 आ रहा है, यानी छोटा सा, बहुत छोटा सा मामूली सा इसमें चेंजेस अगर कर दिया जाए 3 हो जाए, तो अगर इसको चेंज किया जाएगा तो क्या होगा, कितने अंक पर बार है, 1 अंक पर बार है तो 9, टोटल कितना नंबर है 29, 29 में से कितना घटाऊंगा मैं 2, तो 29 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 27, और 9 तरीके 27, यानी कितना आ गया 3, एक्चुअली में परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये वाला थोड़ा सा हो जाता है और लगभग ये क्या इसी के बराबर है, इसलिए ऐसा आंसर इसका आता है।
ठीक है ना। तो परीक्षा में आपके पास कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, आप प्रैक्टिस के लिए बुक से आप कोई भी क्वेश्चन लगा लेंगे, आपको आ जाएगा। ठीक है ना, ये परिमेय संख्या का हो गया। अब हम सीखते हैं, ठीक है ना, परिमेय संख्या से इसी से तो हो गया। अब इसी से रिलेटेड होता है, कभी कभी होता है कि इसको दशमलव में बदलिए, तो दशमलव में बदलने का तरीका भी होता है। हाँ, अब हम सीखते हैं कि जो क्वेश्चन दूसर का टाइप का पूछता है, वो पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी एक संख्या है, करड़ी में दे दिया, बोल रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आता है। जैसे मेरे पास क्या है, बोल दिया कि भैया चलो ठीक है, कड़ी में 3 है, बताओ परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको पूछ देता है कड़ी में 5 है या कड़ी में 3, 2 आगे लगा दिया, ये हो गया, या इस टाइप का हो गया। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 कड़ी में 3 हो गया, अब प्लस कड़ी में 5 हो गया, या यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक, तो टोटल कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, अंदर क्या है, टोटल हमारे पास अभाज्य संख्या, जो कोई भी ऐसी संख्या हो जो करड़ी से बाहर नहीं आती, वैसी होती है। तो ज्यादातर वो 3 या 5 या 7 या 2 ही देता है करड़ी के अंदर, और कुछ बाहर से होता है, जोड़ घटा के भी दे देता है, और उसको बोलता है कि इसको सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो इसको हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम एक मान जाके फार्मूला मान लो या कोई भी चीज मान लो, जिसको थ्रू हम इसको हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं ना, मेरे पास क्या है कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने जा रहा हूं, तो कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक होगा करड़ी में पी हो सकता है, पी ऐसी संख्या है जो करड़ी से बाहर नहीं आ रही है, वो भी धनात्मक है। ठीक है ना, अब ये पूछ सकता है, या तो कोई भी नंबर अगर आपके पास बाहर में दे दिया, जैसे 2 कड़ी में दे दिया, पी दे दिया, ठीक है ना, 3 दे दिया, 4 दे दिया, यानी कुछ नंबर्स आगे है, मान जाए कि नंबर्स को आगे मैं कुछ के ले लेता हूं। ठीक है ना, इस प्रकार से नंबर्स दे सकता है। या तो कभी ऐसे पूछ सकता है कि कड़ी में पी प्लस कड़ी में क्यू, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दिया और फिर पूछा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ऐसे भी दे सकता है। तो आप हम एक रूल मतलब नियम लागू करते हैं, जिसके थ्रू हम बता देते हैं, दोनों को बताएंगे। और यही दूठ अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो कोई भी संख्या अगर आपके पास आती है सवाल, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना, आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सही है, नहीं तो आप कितना पढ़ ले नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आसान है, तो हम पहले इस वाले टाइप को देखते हैं, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। जितने टाइप के सवाल होंगी हम कुछ 2-4 एग्जांपल भी कर लेंगे, देख लेंगे कैसे होता है ना। तो हम मान के चलते हैं कि मेरे पास क्या है, करड़ी में पी एक क्या है, मतलब सिद्ध करना है। ऐसे लिख दिया कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में पी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ऐसे सिद्ध करने के लिए हमको दे दिया कड़ी में पी की जगह पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। बस आपको क्या करना है कि जहां पर पी है, जैसा देगा सवाल में वैसा ही आप वहां पर रख लेंगे। कहने का मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन हम उसी को लेके मान के इसको सॉल्व करते हैं। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, यानी कि ये जो हम मान लेते हैं, कहते हैं कि ये गलत हो जाता है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कड़ी में पी हम मान लेते हैं कि माना करड़ी में पी एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, करड़ी में पी क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। जब ये परिमेय संख्या है तो कन्फर्म इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लिया कि जो कड़ी में पी होगा वो क्या होगा,
a बाई बी होगा, ठीक। और a बाई बी के रूप में होगा तो a कामा b बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है और वो क्या होगा, a b इंटीजर्स होंगे। और क्या होगा, b नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी b 0 नहीं होगा, ठीक। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एच सी एफ ऑफ ए बी बराबर कितना है, 1 है। यानी कहने का मतलब ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, यानी कहने का मतलब इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कहने का मतलब 2 हो गया बटा के 4 हो गया, इसको हम सरलतम रूप में लेकर जाए तो 1 बटा के 2 लिख सकता हूं, यानी कि सरलतम रूप में है, ऐसा कहने का मतलब। यानी कोई भी इसमें ऐसी संख्या नहीं है जो इसमें कॉमन है, यानी कि और छोटा उसको किया जा सकता है, यानी कि क्या है, सहअभाज्य संख्या है। हम इतना लिख देते हैं, यानी इंटीजर से बी नॉट इक्वल टू 0 और एचसीएफ ऑफ ए बी जो है उसका क्या है, 1 है, ठीक है ना। अगर जैसे मेरे पास 5 है और मैंने 15 लिख दिया तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5 3 15, यानी कि कोई एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट दे रही है, यानी कि विभाजित कर दे रही है। और इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे एक के अलावा, तो इसलिए इसको ऐसा लिखा गया, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं, मान के ये चल रहे हैं। तो अब पहला दूसरा का स्टेप क्या करेंगे हम, इसमें दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। हल करते हैं हम इसको, पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही सवाल में अगर आप करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। मैं तो इसको प्रेफर नहीं करता हूं कि भैया मार्क्स के लिए तैयारी करो, लेकिन आप सीख लेंगे और आपका नंबर अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मैं सिखा रहा हूं एक्चुअली में, नंबर से रहता तो कुछ ऐसे चलता, लेकिन नहीं। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p आ जाएगा बराबर a स्क्वायर बटा के b स्क्वायर। कुछ लोग होंगे कहेंगे कि स्क्वायर करने पर ये कहाँ गया, तो कड़ी में p का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो कड़ी होती है इसका मान क्या होता है कि पावर में 1 बटा के 2 होता है, और घात नियम में घात का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 1 बटा के 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 1, इसलिए वो कड़ी हट जाती है, ठीक है ना। इतना हो गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बी स्क्वायर को हम यहाँ पर लेकर आते हैं और p को हम यहाँ पर लेके जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही समझने वाली बात है कि b क्या है, मेरे पास एक पूर्णांक है, a भी क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखो क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात होती है, यही लोग प्रॉब्लम देते हैं। अगर लिखना होगा तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं, लेकिन इसे समझने योग्य है कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कि b स्क्वायर है, ये भी पूर्णांक, b क्या था, पूर्णांक था, तो किसी भी पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करोगे तो हमको एक पूर्णांक मिलेगा। यानी कि किसी भी इंटीजर्स का इंटीजर्स में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमको, इंटीजर्स ही मिलता है। 5 में 5 का गुणा करोगे 25, ये भी पूर्णांक है। 10 का गुणा 10 में करोगे तो 100, यानी कि ये भी पूर्णांक है। अगर ए भी पूर्णांक है तो उसका भी वही होगा, क्या कि 5 का 5 में गुणा 25, 100 का गुणा 100 में कितना होगा, 10,000, या 7 का गुणा 7 में करोगे तो यानी कि जितना है, अगर किसी संख्या का उसी संख्या में आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करोगे तो एक पूर्णांक मिलेगा। अब p तो कोई एक तो है नहीं, ये भी एक पूर्णांक ही है जो करड़ी के अंदर है। तो अब किसी पूर्णांक में यदि किसी पूर्णांक से भाग दे रहे हैं और हमको एक पूर्णांक मिल रहा है, इससे क्या पता चलता है कि इस संख्या को ये वाली संख्या पूरा पूरा विभाजित किया है। जैसे कि मेरे पास क्या है कि मेरे पास 50 है, मैंने लिखा 5 और 5 धाम में 50 हुआ। अगर यहाँ पर 10 आ गया, पूरा पूरा आ गया, यानी कहने का मतलब 50 को 5 क्या किया, पूरा पूरा काट दिया। अगर मेरे पास क्या है 42 है, मैंने लिख दिया नीचे 6, अब 6 सते 42, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, यानी कि इसको ये पूरा काटा होगा तब ना 7 आ रहा है। इसी तरह ए स्क्वायर को यदि p पूरा काटा होगा, विभाजित किया होगा तब ना b स्क्वायर आया होगा, एक पूर्णांक आया होगा। तो इसलिए हम ये क्या कहते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर ये कहते हैं कि ए स्क्वायर को, इससे यह स्पष्ट होता है कि ए स्क्वायर p को क्या कर रहा है, पूरा पूरा काट रहा है, यानी विभाजित कर रहा है। यानी कैसे लिखते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर को p पूरा पूरा विभाजित करता है, ठीक है ना।
यानी कि पूरा पूरा विभाजित करता है, यानी ए स्क्वायर को पी क्या करता है, पूरा पूरा विभाजित करता है। तो पी ए को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा, ए को भी पूरा पूरा विभाजित ठीक है ना, ये लिखना पड़ेगा। अब देखो ना सिंपल सा चीज क्या है कि ए स्क्वायर को क्या कर दिया, पी पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, तभी भैया पी स्क्वायर आ रहा है। एक स्टेटमेंट इसमें ये जोड़ा गया कि जब ए स्क्वायर को पी पूरा पूरा काट रहा है तो कन्फर्म है कि वो जो पी है वो ए को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। यानी कि ये क्या है, किसी अपरिमेय संख्या का प्रूफ करने का एकदम सरल सा रूल है, यानी पहला है एकदम, ठीक है ना, इसको मान सकते हैं हम। और इतना लंबा हो रहा है ये, ठीक है ना, इसके बाद वाला जो रहेगा बहुत आसान हो जाएगा अगर इसको आप सीख लेंगे तो। अब P क्या है, A को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। इसका मतलब कैसे, जैसे मान लिया 4 का स्क्वायर 16 है, अगर 16 को P काट रहा है तो कन्फर्म है 4 को भी काटेगा, यानी विभाजित करेगा, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अगर A को पूरा पूरा विभाजित करता है यानी हम A बाई क्या लिखते हैं, P। अब बराबर क्या कर दे, हम K मान लेते हैं एक संख्या जो कांस्टेंट है, जो अचर है। अचर क्यों माना, क्योंकि भैया जब ए स्क्वायर में पी से भाग देने पर कुछ और आ रहा है, तो ए में भाग देने पर पी से, अगर ए में पी से भाग लगा दे तो कुछ और आ सकता है अलग नंबर से, इसलिए इसको मान लिया अचर मान लिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको हम क्या करते हैं, ए बराबर पी के लिखते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और ए बराबर पी के को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना, रख देते हैं, ठीक है ना। ए बराबर पी के का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर, मतलब इसी को हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए के जगह पर पी के का स्क्वायर बटा के पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर के स्क्वायर बटा के पी, देखिए पी कट जाएगा और पी यहाँ पर बटा में जाएगा, तो यानी बी स्क्वायर बटा क्या जाएगा, पी बराबर के स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर करेंगे इसको, यहाँ से कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे ए स्क्वायर को पी पूरा पूरा काट रहा था तो एक पूर्णांक आ रहा था, सेम प्रोसेस यहाँ पर देखिए तो बी स्क्वायर को जो क्या है पी पूरा पूरा काट रहा है, तब तो एक पूर्णांक आ रहा है कि एक अचर नंबर है, एक पूर्णांक है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ना पूरा पूरा विभाजित करेगा, तो जब के स्क्वायर भी एक पूर्णांक ही आएगा। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर को पी भी क्या करेगा, पूरा पूरा काटेगा, यानी क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया। तो अतः हम इससे कहेंगे क्या कि यदि बी स्क्वायर को पी पूरा पूरा विभाजित करता है, तो देखो ना जो चीज यहाँ पर लिखा वही चीज पेस्ट कर रहा हूँ, कौन बहुत ज्यादा बड़ा तो है नहीं, जो चीज यहाँ पर लिखा वही चीज यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो P है वो क्या करेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा तो मैं B लिख दूंगा, B को भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि P जो है A को भी पूरा पूरा विभाजित कर रहा है और P जो है B को भी पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो P है वो AB का क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक है ना, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने क्या माना था कि उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि जो P है वो A और B का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हमारा मानना क्या होता है, गलत सिद्ध होता है। और हम लास्ट में लिखते हैं कि यह एक परिमेय अंडर रूट में P एक परिमेय संख्या कहना गलत है, अतः यह क्या एक अपरिमेय संख्या है। इसी चीज को हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि अतः P A तथा B का
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है का मतलब, उभयनिष्ठ का मतलब, उभय मतलब कि दोनों में जो चीजें हो जिसमें कॉमन हो, कॉमन होने का मतलब जो चीजें, जैसे मान लीजिए कि लड़के सभी लोग पढ़ा है तो उनमें कॉमन क्या है कि सभी लोग लड़का है, लेकिन एज के हिसाब से सब लोग अलग हो सकते हैं, तो कॉमन क्या है, लड़के हैं। क्लास कॉमन हो सकता है, तो ये सब क्या है, ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है ना। अगर ए बी को हम गुणनखंडित करें, यानी कि जैसे गुणनखंड करने का मतलब क्या हो, जैसे मेरे पास 12 है तो इसको कह सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये गुणनखंड हो गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर 16 कर दिया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दिया, गुणे 1 है, तो इसमें कॉमन क्या हो गया, देखो ये चीज है, तो इसको हम कह सकते हैं कि कॉमन गुणनखंड है। इसी प्रकार से ए बी का पी जो है एक कॉमन मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम इंग्लिश में कॉमन फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है ना। पी ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हमारा मानना किताब में लिखा रहता है विरोधाभास उत्पन्न होता है, गलत सिद्ध होता है, आप कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमारा मानना गलत सिद्ध होता है, गलत सिद्ध होता है कि रूट में p एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अतः हमारा क्या होता है, मानना गलत सिद्ध होता है कि रूट में p एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः रूट में p क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस मेन चीज यही था। अब इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परीक्षा में आप पूरा ऐसा ही लिखेंगे। बस सिंपल से क्या है, जब p है उसके जगह पर 2 हो सकता है, तो जहां जहां p रहेगा वहां पर 2 लिख देना है, 3 रहेगा तो 3 लिख देना है, 5 रहेगा तो 5 लिख देना। बस आपको इतना करना है और कुछ करना नहीं है, आपका क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। सिंपल सा बस इतना लिखना है। आपको क्या करना है, ये स्टेप और ये स्टेप तो फॉलो हुआ, ए बी दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, वो लिख दिया, गलत सिद्ध होता है भैया, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या, आसान तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज का क्लास इसी पर खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा कि और एक टाइप का होगा, उसमें बता देंगे कुछ एग्जांपल्स, और इसका कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, कुछ अगले वाले पार्ट में हम इसको बता देंगे। ठीक है ना, कि कैसे होता है, और उसको भी सिद्ध करना, उसमें पूरा खत्म हो जाएगा इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय वाला। ठीक है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। यही आप कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा में पूरा फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना।